स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात जनजातीय नेता भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनजातीय समुदायों को अपनी भूमि और जंगलों पर पूर्ण अधिकार है। कोई भी इन पर कब्जा नहीं कर सकता है। साथ साथ जनजातीय संस्कृति समागम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा, अमित शाह ने यह भी बात दोहराई कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो उससे जनजातीय समुदायों को पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। उनको इससे पूरी तरह से छूट मिलेगी और हम किसी भी प्रकार के जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। अब जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होने की बात यहाँ कहते हुए ये बात स्पष्ट की गई कि जनजातीय अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के साथ साथ जो विशेष प्रावधान उनके हैं वो बने रहेंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी बात दोहराई कि हम पहले से ही जनजातीय कल्याण के विषय में सोच रहे हैं और अगर आप पिछले बजट को देखें तो 28,000 करोड़ से बढ़कर वो 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचा है। यानी कि कुल मिलाकर इस खबर की बात जिसकी विषय में आज चर्चा करेंगे वो करेंगे यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो आज यूसीसी में ये बात स्पष्ट जब हो गई है कि इससे जनजातीय समुदाय के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। दरअसल हम बात इस खबर के आलोक में यूसीसी की भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर की, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहतरीन सूचना ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की या टीचिंग एग्जाम्स की, एसएससी की, साथ साथ सीयूईटी की, जुडिशियरी की, तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हमारे सारे वर्टिकल पर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आपको मिल रही है 50% तक की छूट। लेकिन ये छूट लिमिटेड टाइम के लिए है, एक सरप्राइज ऑफर है। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा। तो इस छूट का लाभ उठाने के लिए आप उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसकी सहायता से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे सभी वर्टिकल पर उपलब्ध है, यानी कि यूपीएससी, पीसीएस, टीचिंग, जुडिशियरी, एसएससी और सीयूईटी एग्जाम पर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए खबर हमारी यही थी कि 24 मई 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम जो है उसको संबोधित कर रहे थे और उसी वक्त उन्होंने ये बात कही। ये बात उन्होंने क्यों कही? जनजातीय समुदायों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में पूरी तरह छूट मिलेगी, इस बात को कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जनजातीय क्षेत्रों में, विशेषकर झारखंड और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर यूसीसी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को कि उनके यानी कि जनजातीय समुदाय के जो अधिकार प्रभावित होंगे उस पर एक स्पष्टीकरण के तौर पर इस कथन को कहा गया केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर यूसीसी के दायरे से इनको बाहर रखा जाएगा, यानी कि इनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आप जानते हैं कि जनजातीय समुदायों को भूमि को लेकर और विशेष तौर पर जो वन अधिकार उनके हैं उनको लेकर जो चिंता है, जो भ्रामक खबरें हैं वो फैलाई जा रही थी। अब इसमें अगर हम बात करें हाल ही में बात किस राज्य में यूसीसी की चर्चा हो रही थी, तो असम राज्य में हो रही थी और वहां पर जो राज्य विधानसभा है उसमें यूसीसी जो विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया और आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करने के बाद ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो गुजरात के बाद यहाँ पर उत्तराखंड और गुजरात के बाद गोवा में तो पहले से ही था, ये असम में पहल जो है यूसीसी को लेकर ये चौथे राज्य में पहल शुरू हो गई है। अब बात करेंगे यूसीसी की। क्या है यूसीसी, किस चीज को कहते हैं? तो दरअसल जिस इस यूसीसी की हम बात करते हैं ये एक ऐसा साझा कानून होता है। इस साझा कानून में सभी नागरिकों को एक समान वहां पर अधिकार होते हैं, यानी कि एक समान रूप से ये कानून सब पे लागू होगा, सभी नागरिकों पर। अब वर्तमान व्यवस्था के विपरीत अगर देखें, वर्तमान व्यवस्था जहां पर की धार्मिक समुदाय जो होते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, तो वहां पर विवाह को लेके आप देखें, चाहे तलाक को लेके देखें, चाहे आप इसी तरह के विरासत को लेकर देखें, उत्तराधिकार को लेकर देखें, तो यहाँ पर इन धार्मिक समुदायों में इन जैसे मुद्दों पर अलग अलग पर्सनल लॉ है, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत कानून है। अब ऐसी दशा में जब यूसीसी लागू होगा तो यहाँ पर किसी तरह का पर्सनल लॉ नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा साझा कानून होगा जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। इसी को यूसीसी कहा जाता है। अब इसके पीछे तर्क क्या है? तो इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष जो मेन जो मुद्दा है वो धर्मनिरपेक्षता है और एक न्याय संगत व्यवस्था, जो कि भारतीय संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है। तो उसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसकी बात की जाती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के विषय में भी जानेंगे। दरअसल यूसीसी की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम कह रहे हैं, समान नागरिक संहिता जिसकी बात हम कर रहे हैं, दरअसल इसकी डिमांड जो शुरू हो गई थी ये औपनिवेशिक काल में ही शुरू हो गई थी, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन था तब से ही इसकी डिमांड शुरू थी। लेकिन अगर आप देखें बाद में इसमें जोर कब
आया, तो दरअसल इसमें जोर इस मांग ने तब पकड़ा, ये 20वीं शताब्दी में जोर पकड़ा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी शुरुआत या नींव भले ही औपनिवेशिक काल में शुरू हुई थी, लेकिन महिलाओं की समानता को लेकर और धर्मनिरपेक्षता को लेकर, यानी अलग अलग समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको एक समान तरीके से टैकल करने को लेकर 20वीं सदी में इसकी डिमांड तेज होती है। बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में यानी डीपीएसपी के रूप में ये इसको स्थान दिया गया है। यानी कि आजादी के बाद इसको स्थान किस रूप में मिला, तो डीपीएसपी के रूप में मिला, भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि यह बाध्यकारी नहीं होगा, यह राज्य के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी कि इसको क्या कहा गया, ये पूरी तरह से क्या होगा, राज्य के विवेक पर निर्भर होगा, यानी राज्य चाहे तो इसे लगा सकता है, ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये मांग जोर पकड़ी। विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो शाह बानो केस जो था वो 1985 में, तो 1985 में जो शाह बानो केस है उससे इसने जोर पकड़ा। फिर 10 वर्ष बाद एक केस और होता है 1995 में। इस केस की अगर बात करें तो यहां पर ये थोड़ा सा सरला मुदगल का जो मामला था, थोड़ा सा और इसको गति मिलती है, इस पर डिबेट शुरू होती है। फिर सायरा बानो का केस 2017 का है। 2017 में कौन सा केस है? सायरा बानो का केस है। वहां पर ये मामला थोड़ा सा और इस पर बहस शुरू होती है। उसके बाद रिसेंटली अगर आप देखें तो इस मुद्दे को लेकर फिर से चर्चा हो रही है। अब ऐसे में इन सारी बातों के अलावा इस पर डिबेट चलती रहती है, तो केंद्र सरकार अगर ऐसा सोच रही है कि वो नेशनली यानी कि राष्ट्रीय रूप में संसद में एक ऐसा कानून बनाकर लाए कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया जा सके। अभी क्या है कि स्टेट वाइज आप देखते हैं कि हर राज्य में चूंकि इस तरह के जो मामले होते हैं, यानी कि अगर आप बात कर ले विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला, उत्तराधिकार का मामला हो गया, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो वर्तमान में राज्य स्तर पर आपको ये दिखाई दे रहा है कुछ कुछ राज्यों में यूसीसी लागू है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना है तो केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाएगी और फिर वो राज्यों पर भी प्रभावी होगा। तो इसके लिए किसी भी तरह की अफवाह को न फैलाया जाए, इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा स्पष्ट किया गया है। साथ साथ अभी वर्तमान की स्थिति क्या है उस पर भी नजर डालना जरूरी है। तो याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में स्थान दिया गया है, लेकिन नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि किसी भी रूप में इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि ये राज्य के विवेक पर डिपेंड करेगा। और ये तमाम वो केस हैं, चाहे शाह बानो हो गया, चाहे सरला मुदगल हो गया और चाहे सायरा बानो हो गया, ये सभी मामलों ने यूसीसी की बहस को तेज की। वर्तमान में असम में जब ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है तो उसकी वजह से इस पर बहस फिर से हो रही है। अब देखिए यहां पर इनके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति यह है कि पर्सनल लॉज यानी कि व्यक्तिगत कानून अलग अलग धर्मों के लिए मौजूद है। जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955 का, 1955 में क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके तहत जैसे विवाह का मामला टैकल होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है, ठीक। इसी तरह से अच्छा हिंदू में यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं, मतलब सिख, बौद्ध और जो जैन है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर शरीयत आधारित जो व्यवस्था है, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट जो 1937 का है, 1937 का है, क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो एप्लीकेशन एक्ट है 1937, जो कि शरीयत पर आधारित कानून है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर संचालित होती है ये इन कैटेगरी की चीजें। इसी तरह से क्रिश्चियन पर्सनल लॉ की बात कर ले तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, उसके तहत यहाँ पर चीजें संचालित होती हैं। इसी तरह से सेकुलर लॉ भी है जिसमें कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 है उसके तहत चीजें जो है यहाँ पर संचालित हो रही हैं, जिसमें कि इंटर अगर जो हम कह सकते हैं कि जो मैरिज जो होती है उसके लिए है। तो यहाँ कुल मिला के जब यूसीसी की बात होगी तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल रूप से एक ऐसा संसद कानून बना दे कि जो कि इन सारे मुद्दों से संबंधित होगा, यानी कि शादी, तलाक या उत्तराधिकार इनसे संबंधित होगा। जो ये सारे पर्सनल लॉ क्या हो जाएंगे, वो उन पर्सनल लॉ को समाहित कर दिया जाएगा, ये अलग अलग प्रोविजन बनाते हुए एक कानून बन जाएगा, उसी कानून को सब पर प्रभावी रूप से वो लागू होगा, ठीक है। इसी व्यवस्था की बात हो रही है। अगर मौजूदा समय में बात करें तो कहां कहां पर ये यूसीसी देखने को मिलता है, तो देखिए यहां पर देखिए आजादी से भी पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये गोवा में दिखाई देता है, ठीक। तो गोवा में पहले से ही लागू था, और गोवा की अगर बात करें तो वहां पर आप जानते हैं कि पुर्तगाली शासन था, तो गोवा सिविल कोड के नाम से ये पहले से वहां मौजूद था। 1961 में गोवा भारत में मिला था, ठीक। उसके बाद भी वहां पर ये जारी है। तो गोवा आजादी से पहले से ही। आजादी की बात की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि ये आप वर्ष 2024 में इसके लिए क्या हुआ, कानून
पारित हुआ यहाँ पर, ठीक। और ये लागू कब से हुआ, तो वर्ष 2025 से। तो 2025 से उत्तराखंड भी इसको लागू कर दिया। फिर आप इसी तरह देखेंगे तीसरा स्टेट जो है वो है आपका गुजरात। तो गुजरात में आप देखेंगे तो मार्च 2026 से यहाँ भी बिल पास हुआ, तो गुजरात में भी लागू है। तो इस तरह से गोवा को लेकर यूके और गुजरात यानी कि उत्तराखंड और गुजरात, और अब असम में इसके लिए पहल की गई है। तो चौथा राज्य असम जो है वहां पर भी इसको लेकर अब यहीं पर यह अफवाह उड़ी थी। तो अब पूरे भारत में हालांकि ये लागू नहीं है, पूरे देश में लाने की कोशिश के बारे में जो चर्चाएं हैं उसी में ये बात स्पष्टीकरण के तौर पर कहा गया है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून पारित करके चाहेगी तो ऐसा कानून बना सकती है जो कि राज्यों पर भी प्रभावी होगा। तो ये वर्तमान जो मुद्दा था उसके संबंध में आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी रूप में आप दृष्टि आईएएस की जीएस फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में या पेनड्राइव कोर्स से किसी भी रूप में आप जुड़े रहे हैं और प्रीलिम्स की परीक्षा पास करते हैं, तो हमारी एक बहुत चर्चित योजना, आप सभी इससे परिचित होंगे, जो नहीं परिचित हैं वो भी जान लें कि हमारी अस्मिता योजना 2026 जो है, इसके अंतर्गत आप दृष्टि आईएएस की ये पहल जो है इसके माध्यम से, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको हम आगे की तैयारी फ्री में कराते हैं। जो मेंस की आपकी तैयारी होगी वो फ्री में होगी। इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं और आप जुड़े हैं दृष्टि आईएएस जीएस फाउंडेशन, ऑफलाइन है, ऑनलाइन या पेनड्राइव कोर्स से, तो आपको नोएडा में हॉस्टल फ्री में मिलेगा, आपको 1-to-1 ग्रुप मेंटरिंग मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेगी, लाइब्रेरी और पेयर लर्निंग मिलेगी, मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, रेगुलर आंसर प्रैक्टिस मिलेगी और ये सारी व्यवस्था होगी निःशुल्क। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के आपके मन में अगर सवाल हो तो उन सवालों को भी आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 8750187501। इस पर आप कॉल करके विस्तार से जान भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की, और जिम्मेदारी हमेशा की तरह होगी आपके ऊपर इसका जवाब देने की कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। विकल्प आपके सामने है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 371। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।